वेलकम अवर चैनल क्लास इन नॉलेज। और आज हम आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त। और ये टर्म 2 के लिहाज से, टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पार्ट 1 है। आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार हम दूसरा पार्ट भी लाएंगे। और हम चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अकबरनामा का संक्षिप्त वर्णन करें। जैसे कि देख सकते हैं सीबीएसई 2019 में आ चुका है, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। यह पांडुलिपि अकबर और उसके साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन करती है। उसके साम्राज्य से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थी उनके बारे में यह अच्छे से बताती है, अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और इसके लेखक अबुल फजल, ये नाम याद रख लीजिएगा। अबुल फजल ये आ सकता है। वह अरबी, फ़ारसी, यूनानी और ऐसे कई सारी भाषाओं के ज्ञानी थे और उन्हें सूफीवाद के जानकार थे। उसके साथ साथ वे एक स्वतंत्र चिंतक थे और वह सदैव दकियानूसी उल्मा विचारों का विरोध करते थे। स्वतंत्र चिंतक, जैसा कि आप जानते हैं, किसी बिना दबाव के लिखते थे, जो भी अपना लेखन शैली थी। उसके अलावा उन्होंने मुसलमान या इस्लाम के जो भी दकियानूसी रूढ़िवादी विचार जो उन्हें बेकार लगते थे उनके हमेशा विरोध किया, खुल के विरोध किया। अबुल फजल के विचारों और जानकारियों से प्रभावित होकर अकबर ने उसे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और अकबरनामा लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। उनके ज्ञान से, उनके विचारों और जानकारियों से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें सलाहकार बनाया और अकबरनामा लिखने की जिम्मेदारी, अकबरनामा जैसे इम्पोर्टेंट पांडुलिपि जो अकबर के लिए खुद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें अबुल फजल को जिम्मेदारी सौंपी उसे लिखने के लिए। और अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखने की शुरुआत सन 1589 में की गई। इस सन को आप याद रख ले, 1589। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रख ले कि यह कितने वर्षों में बना। ये 13 वर्षों में इस पर काम किया गया और ये 1602 में जाके बन के तैयार हुआ। अकबरनामा में अकबर के साम्राज्य की भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जैसे कि अकबरनामा में मैंने बताया था कि इसमें हर चीज़ का वर्णन किया गया है साम्राज्य से जुड़ी। उनकी कितना साम्राज्य उनके भौगोलिक तौर पर कितना बड़ा है, उनके प्रशासन कैसे संचालित होता है, उनके सांस्कृतिक जो बहुत विविधता है उसको दर्शाया गया है और सामाजिक विशेषताओं के बारे में ही बताया गया है। और अबुल फजल ने यह इतिहास 3 भाग में लिखा है। यह जो ग्रंथ है, इन्होंने ग्रंथ या पांडुलिपि कहेंगे हम, ये 3 भाग में लिखा है। पहला भाग है जिसमें आदिम काल से लेकर अकबर के शासन काल तक के मानव इतिहास का वर्णन है। मतलब इसमें आदि मानव से लेकर अकबर के शासन काल तक जितने भी बीच में जितना भी समय सीमा आई उसके बारे में अबुल फजल ने इस भाग में बताया। और ये जो हमारा दूसरा भाग है, इसके बारे में उन्होंने अपने दूसरे भाग में बताया कि इस भाग में अकबर के शासन की शुरुआत से लेकर शासन तक के 46 वर्ष तक का वर्णन है कि कैसे उन्होंने पानीपत के युद्ध के बाद अपने शुरुआत की और कैसे कैसे फिर उन्होंने अपना धीरे धीरे साम्राज्य को बड़ा किया, सब इसके बारे में वर्णन है। और तीसरा भाग है हमारा आइन ए अकबरी। यह भाग हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर अलग क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें अकबर के प्रशासन, राजघराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें कृषि व्यवस्था, किलेबंदी, दरबारी दृश्य, इमारतें, लड़ाई और आदियों का वर्णन मिलता है। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, जो इसमें बताया गया है कि कैसे एक तरीके से ये हम अकबरनामा की आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर की सच्चाई दर्शाती है, उसके अंदर की जो छोटी छोटी चीज़ें उसके बारे में दर्शाती है, बताती है। और इसके लिहाज से हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न ख़त्म होता है। हम अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बादशाहनामा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी और वह अबुल फजल के ही शिष्य थे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि वह अब्दुल फजल के ही शिष्य थे। और बादशाहनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऐसे छोटे मोटे फैक्ट ही आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों में लिखने में आंसर को और ज़्यादा रेलिवेंट बनाता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। और शाहजहाँ द्वारा अब्दुल हमीद को अकबरनामा के शैली के अनुसार अपने इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। शाहजहाँ ने अब्दुल हमीद को अकबरनामा से प्रभावित होकर ही उन्होंने अब्दुल हमीद को इसीलिए हायर किया था, इसीलिए मतलब अपना वो लिखने के लिए जिम्मेदारी दी थी, जिससे वह ये अकबरनामा जैसी ही एक बादशाहनामा एक पुस्तक बना सके उनके लिए। और बादशाहनामा भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अकबरनामा बांटा गई थी, परंतु प्रत्येक जल्द मतलब भाग 10 चंद्र वर्षों का वर्णन है प्रत्येक जिल्द में, मतलब प्रत्येक भाग में।
और लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 से 1648 के पहले 2 दशकों पर पहला एवं दूसरा भाग लिखा है। लाहौरी और उसके बाद इन भागों को बाद में शाहजहाँ के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया और बुढ़ापे के कारण लाहौरी तीसरे दशक के बारे में ना लिख पाए और इसको पूरे बाद में उनके इतिहासकार उत्तराधिकार वारिस ने किया। ये देखिए, ये हमारे इससे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने क्या किया है। वजीर सादुल्ला खान, जैसे कि शुरू में उनके बुढ़ापे की वजह से वह नहीं लिख पाए, शुरू के सिर्फ 2 दशक तक लिख पाए। उसके बाद हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किसने लिखा। एक तो शाहजहाँ के वजीर सादुल्ला खान, वजीर मतलब उनके नौकर या उनके एक मंत्री, और दूसरे जिन्होंने लिखा है उन्हीं के ही इतिहासकार उत्तराधिकारी वारिस। ओके, और अब हमारा यह क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुग़ल अभिजात वर्ग के विशेष लक्षण बताइए और बादशाह के साथ संबंध उनके किस तरह के थे। मुग़ल अभिजात वर्ग के विशेष लक्षण मतलब उनके अंदर की क्या क्या क्वालिटी थी, क्या क्या कहाँ से थे वो, और कहाँ कहाँ से उन्हें लिया गया था, और कैसे कैसे उन्हें भर्ती किया गया था, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। और बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरीके के थे, वह मतलब बादशाह के साथ उनके साथ कैसे रहते थे, कैसे बिहेव करते थे, कितने मतलब बैठते थे तो कैसे करते थे, उसके बारे में पूरा बताया गया है। और चलिए उत्तर चालू करते हैं। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों से होती थी। जैसे कि आप जानते हैं, भारत पूरा विविधता से भरा देश था, तो उसमें किसी भी एक जाति या धर्म समूह को एक साथ लेना सही नहीं होगा। हमें विविधता को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, जब भी हम किसी साम्राज्य को चला पाएंगे। और यह मांग मुग़लों ने मानी और उनका साम्राज्य काफ़ी प्रभावशाली रहा इसी कारण, क्योंकि मुग़ल शासक यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अभिजात वर्ग में एक ही धर्म या एक ही जाति की संख्या इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे। वह कहना चाहते हैं कि मुग़ल शासक ये चाहते थे कि अगर मान लीजिए किसी भी हम एक वर्ग को हम अगर इग्नोर कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो वह विद्रोह करने लगेगा, जिसके साम्राज्य पर उनका खतरा है। इसलिए उन्होंने सबको लेने की सोची। और मुग़लों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए हैं। मुग़लों का अधिकारी, इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग वर्ग के अलग अलग बुद्धिमान लोग थे, उन्हें एक फूल के रूप में दर्शाया गया है। और जो मुग़ल साम्राज्य है उन्हें गुलदस्ते के रूप में, कि कैसे वो अलग अलग फूलों के एक गुलदस्ते के रूप में समेट के रखा हुआ है मुग़ल साम्राज्य। प्रारंभ में मुग़ल साम्राज्य ईरानी और तुरानी लोग अभिजात वर्ग में थे। इसमें से कुछ हुमायूं के साथ बाहर चले आए और कुछ बाद के वर्षों में आए, और ये अकबर के समय तक शाही सेवा में उपस्थित थे। जैसे कि आप जानते हैं, हुमायूं जब भाग के गया था, शेरशाह सूरी द्वारा जब भगाया गया था, तो वह ईरानी के सफ़ावी वंश में गया था। वहाँ से आने के बाद वहाँ से वह कुछ ईरानी और तुरानी लोग के जो बुद्धिमान थे उन्हें भी अपने साथ लाया, और वह उसके साथ वहाँ पे अभिजात वर्ग में शामिल हो गए। और जैसे कि हुमायूं के बाद अकबर ने भी उन्हें अपने अभिजात वर्ग में शामिल रखा। परंतु 1560 से आगे राजपूतों एवं भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश लिया। जैसे कि देख सकते हैं, हम राजपूतों और भारतीय मुसलमान भी अभिजात वर्ग में आने लगे। और पहले राजपूत का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वह आम्बेर के राजा भारमल थे, जो सबसे पहले जिन्होंने अकबर के शासनकाल में मुग़ल अभिजात वर्ग में सबसे पहले प्रवेश लिया। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार 3 साल आ चुका है, 2017, 2018, 2019 में। और मुग़लों के अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है, और इस कथन के संदर्भ में मुग़ल अभिजात वर्गों की टिप्पणी कीजिए। इसमें ये बताया गया है, जैसे कि एक ऊपर पॉइंट आया था कि मुग़ल अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में बताया गया है, उसके बारे में ही वर्णित किया गया है इसमें। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। मुग़लों के शाही अधिकारी को इसलिए गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह समाज के हर वर्ग से आते हैं, इसलिए प्रत्येक जाति को फूल के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि मुग़ल साम्राज्य को एक फूलदान के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रत्येक वर्ग के फूल यानी बुद्धिमान लोगों को समेटकर साथ में साम्राज्य संचालित करते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुग़ल शासक के दरबार की विभिन्न गतिविधियाँ बताइए। बादशाह मुग़ल शासन के केंद्र में होता था। यह तो आप जानते ही हैं कि बादशाह पूरे हमेशा से ही रहा है। अब मान लीजिए मुग़ल शासक के हमेशा केंद्र में होता है और पूरा शासन उसी के नाम पर चलाया जाता था।
मुगल दरबार में बादशाह के प्रिय लोग शामिल हुआ करते थे। वह बादशाह के सलाहकार, सेनापति या नीति निर्धारक हुआ करते थे। आप जैसे जानते हैं दरबार में इम्पोर्टेंट लोग आएंगे, जैसे कि सलाहकार, सेनापति या नीति निर्धारक। और बादशाह के प्रिय लोग, ये उस समय बादशाह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और साम्राज्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। इनकी बहुत इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यह हमेशा दरबार में शामिल होते थे। और किसी भी व्यक्ति के आसन बादशाह के सिंहासन से दूरी के अनुसार उस व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण होता था। किसी भी यह बताया जा रहा है इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति जितना दूरी पे बैठा है बादशाह की इस दरबार में, तो वह कितना कम इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ऐसे ही उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए अकबर के बीरबल है, वह अगर पास में बैठे हैं तो इसका मतलब वह साम्राज्य और बादशाह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। और ऐसे ही इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई दूर बैठा है तो वो कम इम्पोर्टेंट है, और जो पास में बैठा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजा के लिए भी और साम्राज्य के लिए भी। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दरबार में बोलने एवं बैठने के लिए नियम निर्धारित थे। कोई भी व्यक्ति राजा के सिंहासन के बैठने के बाद कहीं भी नहीं जा सकता था। अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे दंड दिया जाता था। आप देख सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति दरबार में आ जाता था तो वह राजा के हिसाब से चलता था, और उसे कोई भी अगर उसने नियम का उल्लंघन किया तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। और उसके बैठने और बोलने तक के नियम निर्धारित थे। अगर राजा एक बार आ गया तो वह खड़ा होकर कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे राजा ऐसे उन्हें लगता था कि वह राजा को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, राजा की शान में थोड़ी कमी आ जाती थी, कहते थे ना वह। तो उसी तरीके से। और हमारा चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल में अभिवादन के तरीके के अनुसार उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ही ज़्यादा उच्च मानी जाती थी। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दरबार में बोलने एवं बैठने के नियम निर्धारित थे, और साथ में अगर मान लीजिए राजा के सामने कोई अपनी पेशगी दे रहा है, कोई अपने सामने आ रहा है उनके, तो वो किस तरीके से उन्हें अभिवादन करता है, तो वह उससे भी उनकी हैसियत का निर्धारण होता है। इसका मतलब यह है कोई जितना व्यक्ति ज़्यादा झुक के अभिवादन करेगा राजा का, वह राजा के लिए उतना कम इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई मंत्री है, वह जितना नीचे झुक के बैठ के करेगा उतना ही मान लीजिए वह छोटा है, उसका कद अभी छोटा है राजा के दरबार में। आप समझ सकते हैं राजा की इम्पोर्टेंस उसके सामने बहुत कम है। और अभिवादन के 3 तरीके हुआ करते थे। जैसे कि सजदा, पहला होता था सजदा जिसमें आप राजा के सामने दंडवत लेट जाते थे। और अगर हम दूसरे की बात करें इसमें 4 तस्लीम, आप राजा के सामने थोड़ा झुककर अपनी तलहटी या अपने मान लीजिए हथेली को अपने माथे की ओर ले जाते थे और 4 बार करते थे, इसलिए इसका नाम 4 तस्लीम था। और तीसरा है हमारा जमीन बोशी में आप राजा के सामने वो घुटनों पे बैठ के ज़मीन को चूमते थे, इसलिए इसका नाम ज़मीन बोशी रखा गया। और मुग़ल दरबार में राजदूत, ये राजपूत लिखा है, वैसे राजदूत है। वैसे राजदूतों से भी अपेक्षा की जाती थी कि वह भी इन्हीं तरीक़ों से राजा का अभिवादन करें। और यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। बाय।